नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत रसायन विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को डिटेल से पढ़ेंगे। और जो आगे आने वाली जो सीरीज होगी उसमें से हम बायोलॉजी और फिजिक्स के भी क्वेश्चन को इसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या है, क्रिस्टलन क्या है, वाष्पीकरण क्या है और निस्यंदन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब है सब्लिमेशन, और ये सब्लिमेशन में ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, जैसे कि कपूर। तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बात क्रिस्टलन की करें तो क्रिस्टलन का मतलब है कि यह ठोस वस्तुओं के पृथक्करण तथा स्वच्छीकरण के लिए सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया है क्रिस्टलन। और निस्यंदन फिल्ट्रेशन क्या है? इस प्रक्रिया का उपयोग द्रव में निलंबित ठोस पदार्थों को तेजी से पूरी तरह से अलग करने में किया जाता है। तो ये हो गया हमारा फिल्ट्रेशन। अब इसके बाद बात करते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि यदि किसी ठोस पदार्थ व किसी द्रव के विलयन को गर्म किया जाता है तो तरल पदार्थ वाष्प में बदलकर धीरे धीरे पूरी तरह से उड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाष्पीकरण। राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रक्रिया पर विचार कीजिए। वाष्पीकरण, प्रभाजी आसवन, आसवन, निस्यंदन। कच्चे तेल के शोधन में जिस प्रक्रियाओं का इस्तेमाल होता है वो हैं कौन कौन से? 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। तो इसमें से ये बताना है कि जब कच्चे तेल का शोधन किया जाता है तो इनमें से कौन कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आसवन और ये प्रभाजी आसवन के बारे में। तो सबसे पहले आसवन क्या है? आसवन का मतलब है डिस्टिलेशन, यानी किसी द्रव को वाष्प में बदलकर उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया द्वारा साधारण जल से आसुत जल भी बनाया जाता है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। और जो प्रभाजी आसवन है यह प्रक्रिया भी आसवन की प्रक्रिया के समान है। अंतर केवल यह है कि इसमें भिन्न क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, भिन्न क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 2 या 2 से अधिक वाष्पशील द्रवों को पृथक करने के लिए प्रभाज के स्तंभ जो होते हैं उनको प्रयोग में लाया जाता है। तो जैसे कि कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोल शोधन किया जाएगा तो उसमें से ये 2 चीज़ें प्रयोग में लाई जाएंगी, प्रभाजी आसवन और आसवन। तो इसमें से राइट आंसर होगा हमारा बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न रसायनों पर विचार कीजिए। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइक्लोरोइथाइलिन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किसका या किनका इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग के लिए होता है। तो इसमें से ड्राई क्लीनिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं तत्व वो हैं हमारे यहाँ पर 1, 2 और 4, यानी कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोइथाइलिन। ये 3 रसायन यहाँ पर ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? तो कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है वो जल योजित सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, जल योजित सोडियम कार्बोनेट। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ये हमारा जल योजित सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड हमारा NaCl होता है, NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे जल योजित सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। CaGeSiC कह रहा कार्बोरेंडम एक यौगिक है
तो कार्बोरेंडम के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बोरेंडम क्या है? देखिए SI जो होता है, यानी कि इसको सिलिकॉन कहते हैं। SI सिलिकॉन है और C कार्बन है। तो इनका जो एक कार्बोरेंडम होता है SiC, इसी को कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। ये ही कार्बोरेंडम कहलाता है। सिलिकॉन और कार्बाइड दोनों मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं जिसका नाम है कार्बोरेंडम। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन और कार्बोरेंडम, यानी 3 और 4। तो 5 का यहाँ पे C ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैफीन चाय और कॉफ़ी का एक अवयव डायूरेटिक है। शीतल पेयों में सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। हड्डियों और दांतों को निर्माण के लिए एस्कॉर्बिक एसिड जरूरी होता है। हमारे पोषण में सिट्रिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड का अच्छा प्रतिस्थापी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि सही वक्तव्य आपको ढूंढना है कि कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि कैफीन चाय और कॉफ़ी का एक अवयव है। ठीक है, चाय और कॉफ़ी में हमारा कैफीन नाम का एक तत्व पाया जाता है और शीतल पेयों में सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही है। सिट्रिक एसिड इसलिए डालते हैं कि जो वो लिक्विड है उसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो, लिक्विड में क्रिस्टलाइजेशन ना हो, प्रिवेंट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन रोकने के लिए सिट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो यानी 1 नंबर हमारा सही है और 2 नंबर सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6 का 1 और 2। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल के बारे में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। चट्टानों पर से गुजरने के दौरान ये कैल्शियम कार्बोनेट को घोल लेता है। ये साबुन के साथ रगड़ने पर झाग बनाता है। ये पीने के लिए असुरक्षित है। ये चट्टानों पर से गुजरने के दौरान सोडियम फास्फेट को घोल लेता है। अब इसमें से सही वक्तव्य कौन सा है, ये हमको देखना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से कौन कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए, कठोर जल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कठोर जल होता है, कठोरता क्यों होता है, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको कि जल की कठोरता से मतलब है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, इनकी मात्रा बढ़ जाने से जल कठोर हो जाता है। और एक बात और बता दें कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से बाल झड़ने लगते हैं और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कठोर जल को हमें पीना है तो ये सही है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है कि ये पीने के लिए असुरक्षित है। बिल्कुल गलत, पीना इसको चाहिए, कठोर जल को भी पीना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है तो इसकी कमी से हमारे बाल झड़ने लगते हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा कि कठोर चट्टानों पर से गुजरने के दौरान ये कैल्शियम कार्बोनेट को घोल लेता है, यानी कि हमारा केवल फर्स्ट सही है, क्योंकि ये साबुन के साथ रगड़ने पर झाग बनाता है, ये गलत है, नहीं बनाता है ये झाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो एक तत्व को दूसरे तत्व में जब बदला जाता है उस प्रक्रम को कहते हैं तत्वांतरण, ट्रांसम्यूटेशन। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बेकिंग सोडा का मतलब है खाने वाला सोडा, और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है NaHCO3। बेकिंग सोडा जो है वो खाने का सोडा है और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट और इसका अणुसूत्र है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ड्री साबुन क्या है। तो लॉन्ड्री साबुन का मतलब है कि यह लंबी हाइड्रोकार्बन युक्त श्रृंखला होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन युक्त सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर है हमारा कि प्राकृतिक स्रोतों के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण, ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो कार्बन परमाणु होते हैं वो 15 से 17, लॉन्ड्री साबुन में 15 से 17 कार्बन परमाणुओं के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है 10 का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट है, तो सिंथेटिक डिटर्जेंट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट अभी मैंने जो बताया कि ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं और ये कठोर जल में धुलाई का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर होगा डी, 2 और 4। कठोर जल में भी आसानी से ये झाग पैदा कर सकते हैं। और चौथा नंबर है, सोडियम लवण और एरोमेटिक तथा एलोफैटिक सल्फोनिक अम्लों का एक मिश्रण होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो इसमें से वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं, वे रंगहीन पदार्थ होते हैं, सल्फोनिक अम्लों के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें से राइट आंसर है हमारा सी आंसर, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूने के जल में क्या होता है? लाइम वाटर, चूने के जल में पूछ रहा है कि क्या होता है। तो इसमें से पढ़ लेते हैं इन सब के बारे में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH, जो कि ये बेस होता है, क्षार होता है। और रही बात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये CaOH, ये इसका सूत्र होता है CaOH। और सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है Na2CO3, Na2CO3, जो कि धावन सोडा होता है। और रही बात कैल्शियम क्लोराइड की, तो इसका सूत्र है CaCl2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। इसका उपयोग धूल नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा चूने के जल में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूपी प्रकार है। DNA और RNA में फास्फोरस उपलब्ध रहता है। हैलोजन प्रकृति में मुक्त रूप से मिलते हैं। क्लोरीन के यौगिक का इस्तेमाल कूलिंग एजेंट के तौर पर होता है। सही कथन हमें से चुनना है कि इनमें से कौन सा सही वक्तव्य है। तो इसमें से ऑप्शन सही है हमारा 3 और 4, यानी कि हैलोजन जो होते हैं प्रकृति में मुक्त रूप से मिलते हैं और क्लोरीन के यौगिक का इस्तेमाल कूलिंग एजेंट के तौर पर होता है। तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर है। ओजोन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओजोन का सूत्र है O3 और ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है और ये बहुत ज़्यादा तीखे गंध वाली गैस है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया के प्रयोग द्वारा वनस्पति घी में बदला जा सकता है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। हाइड्रोजनेशन, निस्यंदन, क्रिस्टलीकरण, रिडक्शन। हमने निस्यंदन और क्रिस्टलीकरण पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ये तो नहीं हो सकते हैं। तो खाद्य तेल में से देखिए, हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण की क्रिया से खाद्य तेल का निर्माण होता है। और रही बात रिडक्शन की, तो रिडक्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन निकाली जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि रिडक्शन प्रक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन निकाली जाती है। तो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं खाद्य तेल की प्रक्रिया में, हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन, 1 और 4। तो 1 और 4 यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो रासायनिक तौर पर हीरा है शुद्ध कार्बन का अपर रूप, शुद्ध कार्बन का अपर रूप है। बी आंसर राइट आंसर है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में दिया हुआ है और सही कथन हमें से चुनना है। तो इसमें से राइट आंसर है हमारा कि केवल 2। बी आंसर हमारा राइट आंसर है। देख लेते हैं बी में क्या है। केवल 2 हवा में ऑक्सीजन को विरल कर देता है, जो अन्यथा शुद्ध स्वरूप में बेहद सक्रिय है। हमें पता है कि पृथ्वी में वायुमंडल का लगभग 78% क्या है? नाइट्रोजन ही तो है। 78% हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन है और यह विभिन्न यौगिकों में पाई जाती है जो जीवन के लिए सहायक है। तो यहाँ पे 2 आंसर सही है, यानी कि राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो वह अतिरिक्त दाब जो
अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के प्रवाह को विलायक से विलयन में जाने से रोकता है, वो परासरण दाब कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए। उनका परासरण दाब जब समान होता है तब दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है, जब उनका परासरण दाब समान हो। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में सप्लाई की जाने वाली रसोई गैस है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें यहाँ पे चुनना है कि सही कथन कौन सा है। तो जो रसोई गैस में जो गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में सप्लाई की जाती है, तो उसमें से जो गैस होती हैं वो एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती हैं। पहला ऑप्शन तो ये हमारा सही है। और इसके बाद जो उसमें गैस होती हैं वो ब्यूटेन और प्रोपेन। आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में कि रसोई गैस में कौन सी गैस होती है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ये 2 प्रकार की गैसें होती हैं और ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए, 1 और 3, यानी कि तरल रूप में, लिक्विड के रूप में, और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। तो 19 का फर्स्ट क्वेश्चन सही है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस किसका मिश्रण है। अभी हमने पढ़ा है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक रूप से रेशम है। तो संरचनात्मक रूप से जो रेशम होता है वो प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा होता है। प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा होता है। और यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से राइट आंसर होगा ए, एक पॉलीएमाइड। तो यहाँ पे जो एमाइड होता है, एक बॉन्ड होता है, एमाइड बॉन्ड होता है। एमाइड जो बॉन्ड होता है उनके द्वारा जुड़ा हुआ एक बहुलक होता है आपस में, तो उसी के द्वारा जुड़ा रहता है और उसी से रेशम का निर्माण होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं एक पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। तो बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, ये होती है नाइट्रोजन। बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व दिया गया है सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ये इस प्रकार से जो इसके दिए गए हैं, तो ये कह रहा है कि ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें समस्थानिक होते हैं, समभारिक होते हैं और सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। तो यहाँ पे ये है सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो अलग अलग पदार्थों के वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इस प्रकार के तत्व क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है। तो परम शून्य ताप होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। कम से कम, बिल्कुल जितना न्यूनतम है वो संभव तापमान हमारा कहलाता है परम शून्य ताप। तो राइट आंसर है इसका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, सेल्यूलोज क्या है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है रसायन विज्ञान में, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक मोनोसैकराइड, दूसरा है ओलिगोसैकराइड और तीसरा है पॉलीसैकराइड। तो जो मोनोसैकराइड है इसमें हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज है। ओलिगोसैकराइड में माल्टोज और लैक्टोज है। और पॉलीसैकराइड में सेलुलोज और स्टार्च हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज जो है एक पॉलीसैकराइड है। और तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी, 2 और 4। और ये पौधों में भी मौजूद रहता है, ये पौधों में मौजूद रहता है और यह एक पॉलीसैकराइड है। तो यहाँ पे सेलुलोज क्या है, 2 और 4, एक पॉलीसैकराइड भी है और पौधों में मौजूद रहता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कह रहा वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली 2 गैसें कौन कौन सी हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है 78% और लगभग ऑक्सीजन होती है 21%। तो ये 2 गैसें सबसे ज़्यादा होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 3 और 4। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, तो इस ऑप्शन में है ये सी ऑप्शन सही है हमारा, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उनके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कई एग्जाम में। तो इसको कहते हैं हम गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इस्पात होता है, जो लोहा होता है, उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। तो इससे क्या होता है, जंग लगना रुक जाता है, जो जंग लगना है वो रुक जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, यानी राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थ है। तो इसमें से रासायनिक पदार्थ है इसका कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप में शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस क्या है? तो जो ड्राई आइस है वो हमारा ठोस CO2 होता है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल देखने में बर्फ की तरह होता है, बिल्कुल बर्फ की तरह होता है, सफ़ेद होता है, ठंडा होता है और ठोस हो जाता है। तो रासायनिक रूप से इसको क्या कहते हैं? शुष्क हिम की तरह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए, नियान, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्रोमीन। अब इसमें से हमें ये बताना है कि वो कौन सी गैसें हैं जो सामान्य स्थिति में हवा में उपलब्ध नहीं है। देखिए, इस पे हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, और नियान जो होती है वो वायुमंडल में 0.0018% की मात्रा में रहता है, और जो CO2 है वो 0.03% वायुमंडल में उपस्थित रहती है। तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं रहती है और ब्रोमीन नहीं रहती है, 2 और 4। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 और 4 करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा कि कौन सी गैस नहीं रहती हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, इसमें से कह रहा है कि उत्प्रेरक कौन सा वो पदार्थ है? तो यहाँ पे उत्प्रेरक का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल या स्पीड को बदल देता है, बढ़ा देता है उत्प्रेरक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस कौन सी है? मार्स गैस, उसका क्या नाम है? तो जो मार्स गैस होती है वो, उसका सूत्र है हमारा, ये यहाँ पे कहलाएगा 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि सड़ने वाली जो मार्स गैस है वो कौन सी है? मेथेन। और मेथेन का जो सूत्र है वो आप नोट कर लीजिए, CH4। मेथेन का सूत्र है CH4। तो ये कोयला खानों में इकट्ठी हो जाती है और जिसमें से विस्फोट एवं आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है इसमें से स्किम दूध, स्किम मिल्क। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। तो इसमें से क्या होता है? देखिए, हमें पता है कि सिट्रिक अम्ल जो होता है वो कहाँ पर होता है? जो सिट्रिक अम्ल है वो हमें पता है कि वो फलों में होता है। तो सिट्रिक अम्ल जो है फलों में होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल ये H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये HCl हो गया। तो ये बचा एसिटिक अम्ल, तो ये होता है सिरका, CH3 इसका सूत्र है, CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो जो सिरका है उसी को हम क्या कहते हैं? और विनेगर भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये सिरका और जो विनेगर है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इसी को प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम में लाया जाता है। जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उसको कई समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसको एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सिरके को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नींबू तथा संतरा में पाया जाने वाला अम्ल है। अभी हमने बताया कि जो फलों में अम्ल जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? वो सिट्रिक अम्ल होता है, और जो सिरके में पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा सिट्रिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन यानी प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो कौन कौन सी प्रक्रिया से होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरीनीकरण, आशवन, निस्यंदन और निस्तारण। तो जो जल का प्यूरिफिकेशन है वो किससे होता है? क्लोरीनीकरण से होता है। क्लोरीन क्या है? एक डिसइंफेक्टेंट है जो पानी के जीवाणुओं को क्या करती है? मारती है। जो पीने का पानी होता है उसके जीवाणुओं को मारती है। तो जो क्लोरीनीकरण है वो क्लोरीन मिला करके इसके पानी के कीटाणुओं को खत्म किया जाता है। तो इसमें से राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। तो जो इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इसमें से हमारा क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा।
एथिल अल्कोहल बनने वाला मुख्य यौगिक है एथिल अल्कोहल। और इस किण्वन से क्या क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, शराब बनता है और दही, सिरका, ये सब हमारा फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है। और इसका फार्मूला देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनता है। तो C6H12 और O6 ये हमारी शर्करा हो गई यानी ग्लूकोज। और इसके बाद जब इसका फर्मेंटेशन हो जाएगा तो ये बनेगा हमारा 2C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल हो गया, और प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये है पूरा इसका रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु चारकोल प्राप्त होता है। तो जो जंतु चारकोल है ये क्या होता है? जंतु चारकोल का उपयोग मुख्य रूप से रंगों और जो अनिश्चित प्रकार की जो गंध होती है ना, स्मेल जिसे आप बोलते हैं कि स्मेल, जो अनिश्चित प्रकार की जो गंध है उसको दूर करने के लिए इस जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है इसमें डी, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से जंतु चारकोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो जो प्राकृतिक रबर होता है वो हमारा एक पेड़ों से बनता है, पेड़ों से निकलता है लैटेक्स, पेड़ों से लैटेक्स के रूप में, रस के रूप में निकलता है रबड़। और जब ये निकलता है तो वो बहुत ही मुलायम होता है और उसको कठोर बनाने के लिए हमें क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। तो ये राइट आंसर है हमारा सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढककर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है ढक के? क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर जो होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड वो प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है। इस प्रकार से काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में आने नहीं देता। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्लोरीनीकरण है। तो क्लोरीनीकरण अभी हमने पढ़ा था कि पानी में जो अशुद्धियां होती हैं उनको हटाने के लिए क्लोरीनीकरण किया जाता है। तो इसमें से राइट आंसर होगा हमारा बी, 2 और 4। 2 में क्या है, अशुद्ध पानी में क्लोरीन की अल्प मात्रा को मिला करके उसके जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। और एथाइलिन और क्लोरीन की एक अतिरिक्त प्रक्रिया भी हो सकती है ये। तो 2 और 4, तो क्लोरीनीकरण का राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, केरल के अधिकांश हिस्से में तटीय बालू में पाई जाने वाली वस्तु हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है? इल्मेनाइट, तुरसामा और सिल्मेनाइट। ये तीनों क्या है? एक इल्मेनाइट एक खनिज है, तुरसामा श्वेत और हरे रंग का एक रत्न होता है, और जो सिल्मेनाइट है ये भी एक प्रकार का खनिज है। तो केरल के जो अधिकांश तटीय बालू है उसमें ये तीनों पाए जाते हैं। और हमें पता है कि टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन बिजली के बल्ब के तंतुओं में टंगस्टन का बहुत उपयोग होता है और इसका संकेत होता है W, और इसकी परमाणु संख्या होती है टंगस्टन की 74। ये टंगस्टन बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा इल्मेनाइट, तुरसामा और सिल्मेनाइट। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये है हमारी तांबा। तांबा का संकेत है ये Cu, कापर। यह एक तन्य धातु भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं, सबसे ज़्यादा यौगिक किस तत्व से बनते हैं? तो ये है कार्बन। कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बता देता हूँ मैं आपको कि सबसे ज़्यादा यौगिक इसके क्यों बनते हैं कार्बन के। तो कार्बन के परमाणुओं में क्या पाया जाता है? एक कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है। मैं इसमें लिख देता हूँ, कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। इस गुण के कारण पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन।
सोल्डिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर किन से बना होता है? तो सोल्डर क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सोल्डर जो होता है वो धातुओं को जोड़ने के लिए, ठीक है, धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग में की जाने वाली प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहा जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, टांका लगाना। दो धातुओं को जोड़ने के लिए कहते हैं ना, टांका लगा दो, ये धातुएं जो है जोड़नी है। तो इसमें कह रहा है कि प्रयुक्त होने वाले सोल्डर किन से बना होता है? तो इसमें से हमारा आंसर है सीसा एवं टिन। सीसा एवं टिन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल में, ये ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होता है? तो भारी जल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं वो ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है। तो जो ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है तो उसका सूत्र होता है D2O। और भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग होता है। तो एक तो हमारा ये आंसर सही है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है और हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम होता है। तो 3 और 4, तो राइट आंसर होगा इसका सी। पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है, इस प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इसका नाम है हमारा बहुलकीकरण। बहुलकीकरण के द्वारा प्लास्टिक बनती है और इस प्रक्रिया का ही नाम है बहुलकीकरण। जिसमें क्या होता है कि जो मोनोमर होते हैं, जो एकलक होता है, मोनोमर यानी कि एकलक, उनकी इकाइयों से, बहुत सारी इकाइयों से मिल करके बहुलक बनता है, ठीक है, और इसी क्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलकीकरण के द्वारा होता है। तो जो पॉलीथीन का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? वो एथिलीन, ये एथिलीन के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। मूल रूप से इकाई जो है इसकी है एथिलीन। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। तो प्राकृतिक जो रबर है, अभी हमने पढ़ा था कि रबर जो है पेड़ों से लेटेक्स के रूप में निकलती है। लेटेक्स एक पदार्थ रसता रहता है, वहाँ से निकलती है। और जब ये निकलती है तब कच्चा रबर होता है, और कच्चा रबर क्या होता है, बहुत मुलायम होता है। और उसको अभी हमने पढ़ा था कि इसको कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं, सल्फर को मिला देते हैं। और तो इसमें से पूछ रहा है कि बहुलक है, तो इसमें बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का एक बहुलक है, ये बहुत ही मुलायम होता है। तो राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द निम्नलिखित के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसी को हम क्या कहते हैं? पीवीसी। पीवीसी, इसका निर्माण मोनोमर विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर है बी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दोस्तों, आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।